Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Ayush Pandey and I work as a data engineer. और आज डेटाब्रिक्स सीरीज में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंक्रीमेंटल लोड। डेटाब्रिक्स में हम लोग इंक्रीमेंटल लोड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कीमा एवोल्यूशन के बारे में और देखेंगे हाउ टू हैंडल स्कीमा एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इंक्रीमेंटल लोड। तो इंक्रीमेंटल लोड जब भी आपके स्टोरेज में किसी भी ईआरपी का डेटा आता है या कोई भी डेटा आपकी स्टोरेज में आता है, तो फर्स्ट टाइम जब वो लोड होता है तो जितनी भी फाइल्स आपकी आती हैं वो सारा लोड होता है। बट नेक्स्ट जब आपका डेटा अपडेट आता है तो सिर्फ न्यू फाइल्स आपको लोड करनी होती है, ये होता है इंक्रीमेंटल लोड। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डे वन में जो हमारे पास फाइल्स थी जब वो हमने प्रोसेस करी तो वो एक फुल लोड है, क्योंकि हमारे पास जितना भी डेटा था हमने सारा प्रोसेस कर दिया। फिर डे टू और डे थ्री में आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओल्डर फाइल्स थी उसे हमने प्रोसेस नहीं किया, रेदर हमने न्यू फाइल जो थी उनको ही प्रोसेस किया है। तो यही है बेसिकली इंक्रीमेंटल लोड। और इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जब भी आपका जो डेटा साइज होता है वो इंक्रीज होता जाता है विद फाइल्स, और अगर आप हर बार फुल लोड परफॉर्म करेंगे तो आपका जो कंप्यूट है और या जो रिसोर्स है वो ज़्यादा यूज़ होगा और उसकी कॉस्टिंग हाई होगी। और जो स्पीड होगी आपके डेटा रीलोड की वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप बार-बार सारी फाइल्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो रेदर हम लोग डेटाब्रिक्स में क्लाउड फाइल्स या स्ट्रीम रीड यूज़ करते हैं, जिससे कि हम सिर्फ़ नए डेटा को प्रोसेस करें और जो हमारा ओल्ड डेटा होता है, जो ऑलरेडी फाइल्स जो लोडेड होती हैं, उसको डेटाब्रिक्स प्रोसेस नहीं करता है। ये वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है एज़ अ चेक पॉइंट, या स्कीमास भी जो आपके नए, अगर आपका कोई स्कीमा में चेंज हुआ, तो ये भी डेटाब्रिक्स अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो स्कीमा की तो हम बात करेंगे स्कीमा एवोल्यूशन में। अभी हम लोग इंक्रीमेंटल लोड की बात करते हैं, तो चलिए डेटाब्रिक्स में चलते हैं और देखते हैं कि हम इंक्रीमेंटल लोड को कैसे हैंडल करते हैं। तो इंक्रीमेंटल लोड में बेसिकली मैं अपना यूज़ केस बताता हूँ। मेरे पास 5 यूज़र फाइल्स हैं, जिसमें यूज़र का डेटा है। और मैं सबसे पहले यूज़र 1 का जो पार्के फाइल है, उसको स्टोरेज में डाल के प्रोसेस करूँगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंक्रीमेंटल लोड है, वो कैसे वर्क करता है। और ये फाइल्स मैं आपके साथ एक गिटहब रिपॉज़िटरी में शेयर कर दूँगा और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपनी कैटलॉग की तरफ चलते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो इंक्रीमेंटल लोड में रिक्वायर्ड आपके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आप कह लीजिए, या उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी हम लोग डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन में, इसीलिए मैं ये चीज़ वॉल्यूम में कर रहा हूँ। अगर हमारे पास डेटाब्रिक्स का भी हम फुल एडिशन में मूव करेंगे एज़्योर के सब्सक्रिप्शन के साथ, तो उसमें हम लोग एडीएलएस में भी ये चीज़ स्टोर कर सकते हैं, रेदर देन अपनी वॉल्यूम्स का यूज़ करके। क्योंकि कोई भी ईआरपी का डेटा होता है तो वो आपके एडीएलएस में आता है। अगर आपको अपने डेटाब्रिक्स वॉल्यूम में चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पावर ऐप बना के कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि डेटा आपका फ्लो करे आपके डेटाब्रिक्स वॉल्यूम में। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सिर्फ़ डेटाब्रिक्स में ही यूज़ हो पाता है। अगर आपको अपने ईआरपीज़ का जो डेटा है वो किसी क्लाउड से आपको लोकल सिस्टम में डालना है, तो उसके लिए एडीएलएस ही ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक चेक पॉइंट बनाएँगे, एक हम लोग स्कीमा का फ़ोल्डर बनाएँगे और एक मैं यूज़र फ़ोल्डर बना दूँगा, जिसमें कि मैं अपनी जो भी पार्के फाइल्स हैं वो प्लेस करूँगा। तो यूज़र डेटा में मैं अभी अपनी पहली पार्के फाइल जो है वो अपलोड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 5 मेरे पास यूज़र फाइल्स हैं, तो मैं अभी फर्स्ट वाली अपलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक चेक पॉइंट फ़ोल्डर है, स्कीमा फ़ोल्डर है और यूज़र डेटा फ़ोल्डर है। तो अभी ये सब चेक पॉइंट और स्कीमा फ़ोल्डर एम्प्टी है। अभी हम देखेंगे कि जैसे ही हम अपना कोड रन करेंगे इंक्रीमेंटल वाला, हमारे चेक पॉइंट्स में डेटाबेस कुछ फाइल्स बनाएगा, हमारे स्कीमाज़ में कुछ फाइल्स बनाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले
हम लोग पाइस्पार्क से जो भी सीक्वल फंक्शंस हैं ये इंपोर्ट करेंगे। ये बेसिकली मैं 2 कॉलम सेट करूँगा अपने टेबल में या आप कह लीजिए जो इंक्रीमेंटल डेटा होता है उसमें, जिससे हम लोग ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि ये डेटा हमारा कौन-सी फाइल से आया है। तो ये एक ब्रॉन्ज़ टेबल में मैं इसे स्टोर करूँगा। हम लोग अभी सब्सीक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे कि मेडेलियन आर्किटेक्चर क्या होता है और जो भी हम लोग का इंक्रीमेंटल लोड है इसके बाद हम लोग इसे मेडेलियन आर्किटेक्चर में भी कन्वर्ट करेंगे। हमें रीड स्ट्रीम करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा डेटा इन स्ट्रीम्स आएगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स आएँगी हमारी और फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा क्लाउड फाइल्स और क्लाउड फाइल का फॉर्मेट हमारा पार्के रहेगा। हमें यहाँ पे अपनी स्कीमा लोकेशन भी डिफाइन करनी होगी। तो स्कीमा लोकेशन में ये वाली अपनी पाथ यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। स्कीमा लोकेशन के बाद हमें डॉट लोड और जो भी हमारा फ़ोल्डर पाथ है जहाँ पे हमारी फाइल्स आनी है, उसका पाथ देंगे। तो बेसिकली मेरी फाइल यूज़र डेटा में है, तो मैं बस इस डायरेक्टरी का पाथ दूँगा रेदर देन कि अपना एग्ज़ैक्ट फाइल का पाथ दूँ, मैं अपना डायरेक्टरी का पाथ दूँगा। और अब मुझे यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। एक तो मैं इंजेक्शन टाइम के नाम से कॉलम क्रिएट कर दूँगा, जिसमें जब भी हमारा डेटा लोड होगा, वो टाइम स्टैम्प स्टोर हो जाएगा और दूसरा हम लोग जो फ़ाइल नेम है, वो स्टोर कर देंगे। आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, वो कौन-सी फ़ाइल का है। तो यहाँ पे हम लोग विद कॉलम ये हमारा करंट टाइम स्टैम्प हो गया और एक कॉलम हम लोग और बनाएँगे फ़ाइल नेम। यहाँ पे हम लोग मेटाडेटा डॉट फाइल पाथ यूज़ करेंगे बिकॉज़ अगर मैं इनपुट यूज़ करूँगा, वो एरर देगा क्योंकि हम लोग अभी वॉल्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स में हमें मेटाडेटा डॉट फाइल पाथ यूज़ करना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया स्ट्रीम रीड करने का कोड। अब आइए देखते हैं इसको हमें राइट भी करना होगा, तो वो चीज़ हमें राइट करने का कोड देखते हैं। तो हम सेम डेटा फ्रेम को पिक करेंगे, राइट स्ट्रीम यहाँ पे यूज़ होगा, हम डेल्टा फॉर्मेट यूज़ करेंगे। और अभी तक आप देख सकते हैं हमने चेक पॉइंट की लोकेशन नहीं दी। राइट करते टाइम हम चेक पॉइंट की लोकेशन देते हैं। चाहे आप राइट करें या उसे डिस्प्ले करें, आपको चेक पॉइंट की लोकेशन देनी पड़ेगी। और हमें ट्रिगर वन्स इक्वल्स टू ट्रू करना है या इसको हम लोग अवेलेबल नाउ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रिगर नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि अगर हम लोग डॉट ट्रिगर यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी जो स्ट्रीम होती है वो रनिंग में रहती है और सर्वरलेस क्लस्टर मिलता है हमें हमारे डेटाबेस की एडिशन में। तो सर्वरलेस क्लस्टर में हमारी स्ट्रीम रनिंग नहीं रह सकती, अभी उस केस में हमारा क्लस्टर हमेशा स्टार्ट रहता है। तो हम लोग अवेलेबल नाउ यूज़ करेंगे कि जितनी भी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हमारे टेबल में राइट हो जाए। हम लोग यहाँ पे आउटपुट मोड यूज़ करेंगे जो अपेंड है। आउटपुट मोड में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास 2 आउटपुट के मोड्स होते हैं, या तो हम अपेंड कर सकते हैं या ओवरराइट करा सकते हैं। तो मुझे ओवरराइट नहीं कराना है वरना मैं इंक्रीमेंटल डेटा लोड नहीं कर पाऊँगा। तो उस केस में हमें अपेंड करना होता है और यहाँ हम अपनी टेबल दे देंगे। तो टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। ब्रॉन्ज़ यूज़र के नाम से हम लोग टेबल अपनी क्रिएट करेंगे। तो आइए अब इसे रन करते हैं।
तो अभी आप देखेंगे जब क्लस्टर हमारा कोड स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारी स्ट्रीम भी इनिशियलाइज़ होगी, जो कि यहाँ पे अभी लिख के आएगा। ओके, तो इसने मेरा दिया है मेटा डेटा डॉट फाइल पाथ इसे नहीं मिला है। तो बेसिकली मेटा डेटा डॉट फाइल पाथ में अंडरस्कोर्स मिसिंग थे मेरी तरफ से, इसलिए ये एरर आया है। अब आप देख सकते हैं स्ट्रीम इनिशियलाइज़ हो गई है और इसने डेटा फ्रेम ब्रॉन्ज़ डेटा फ्रेम बना लिया है, अब इसे ये टेबल में राइट करेगा। और अभी आप देखेंगे जैसे ही ये राइट फिनिश होगा तो आपकी स्ट्रीम स्टॉप हो गई है। अगर हम लोग ये ट्रिगर नहीं यूज़ करते तो ये स्ट्रीम हमारी रनिंग में रहती। वो हमेशा नए फ़ाइल का वेट करती है कि नया फ़ाइल आते ही वो स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस टेबल को क्वेरी करके देखते हैं कि कितना डेटा रिकॉर्ड्स इसने प्रोसेस किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट 1000 रिकॉर्ड्स जो थे मेरी फ़ाइल में, ये इसने प्रोसेस कर दिए हैं और काउंट भी हम लोग इसका चेक करते हैं। काउंट इसके थाउज़ेंड्स आ गए हैं हमारे पास। अब आइए देखते हैं अगर इसमें कोई हम लोग नई फ़ाइल स्टोर करते हैं या अपलोड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? अभी मैं सिंगल फ़ाइल अपलोड करूँगा, इसके बाद हम लोग तीनों फ़ाइल्स एक साथ अपलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यूज़र डेटा 2 फ़ाइल अपलोड करी है और अब मैं इसे फिर से रन ऑल कर दूँगा। फिर से हमारी स्ट्रीम इनिशियलाइज़ हुई और इसने जो नए रिकॉर्ड्स थे वो राइट कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना फ़ास्ट है। अगर ये एक डाउट आता है कि हमने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हम लोग डायरेक्ट उस फ़ोल्डर का पाथ देके हर फ़ाइल पे लूप कर लें, तो उसमें एरर बेसिकली ये आएगा कि जो हमारी पुरानी फ़ाइल्स हैं जो कि प्रोसेस हो चुकी हैं, वो भी दोबारा प्रोसेस होगी। तो उस केस में जो डेटा का रीड वॉल्यूम होगा वो बढ़ता जाएगा और कुछ टाइम बाद जब डेटा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो ईआरपी की फाइल्स होती हैं, तो वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो जब हमारा क्लस्टर बहुत सारा डेटा इकट्ठा रीड करके राइट करने का ट्राई करता है, तो उस समय हमारा फेलियर होता है क्योंकि क्लस्टर की जो नोड होती है बेसिकली, वो फुल हो जाती है। तो उस केसेस में ये इंक्रीमेंटल लोड में हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि हमारा जो क्लस्टर होता है, वो सिर्फ़ नए ही डेटा पे वर्क करता है। तो जिन यूज़र्स की नई फाइल्स हैं, उनको लोड करने से पहले एक बार देखते हैं जो अपना चेक पॉइंट फ़ोल्डर है इसमें कौन-कौन से डायरेक्टरी क्रिएट होती है, तो बेसिकली यहाँ पे मेटा डेटा, कमिट, ऑफसेट और सोर्सेज़ क्रिएट होता है। तो इनमें से कोई भी फ़ाइल हम लोग नॉर्मली एडिट नहीं कर सकते वरना जो हमारा स्ट्रीम जो रीड स्ट्रीम, राइट स्ट्रीम चलता है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑफसेट्स में जाएँगे तो इसमें 2 फाइल्स क्रिएटेड हैं अभी। सोर्सेज़ में रॉक्स डीबी है। इस फ़ोल्डर में बेसिकली जो भी स्पार्क अपना जो इंटरनल डेटा स्टोर करता है किसी भी स्ट्रीम का, तो वो स्टोर रहता है। इसमें जितनी भी लॉग्स होती हैं आपकी वो स्टोर रहती हैं और जो भी क्या कहते अगर कोई भी स्ट्रीम आपकी चलते हुए ब्रेक हुई या कोई कोड में एरर आया, तो वो हमें लॉग्स यहाँ पे मिल जाती है। तो आइए इस कोड को एक बार रन करते हैं। तो अब मैंने ये सारी फाइल्स अपलोड कर दी हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें काउंट हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, तो मैंने अभी तक फाइल्स अपलोड नहीं करी हैं, इसलिए अभी हमारा कोई भी नया रिकॉर्ड नहीं आया था। तो अब हम लोग एक बार अपलोड करते हैं फाइल्स और फिर से रन करते हैं। तो अब यहाँ पे सारी फाइल्स अपलोडेड हैं। अब मैं इस कोड को फिर से रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं स्ट्रीम इनिशियलाइज़ भी हुई है और रन भी हो रही है। अगर कभी आपकी स्ट्रीम इनिशियलाइज़ ही ना हो, जैसे लास्ट टाइम इनिशियलाइज़ ही नहीं हुई थी, तो आपको समझ जाना है कि कोई भी नई फ़ाइल आपकी अभी तक नहीं आई है या जो नई फ़ाइल है अभी वो पूरी तरीके से आपने कभी-कभी ईआरपी सिस्टम्स में होता है कि फ़ाइल का सिर्फ़ मेटा डेटा आता है, फ़ाइल का या सिर्फ़ फ़ाइल बनती है, अंदर कोई डेटा नहीं होता है, उस केसेज़ में ये एरर आता है।
तो आप देख सकते हैं जो भी हमारी फाइल्स थी वो प्रोसेस हो गई है और अगर मैं इसको फाइल वाइज़ देखना चाहूँ कि हर फाइल में कितना डेटा आया है, तो आप देख सकते हैं हर फाइल में 1000 डेटा आया है, इसीलिए मैंने ये सोर्स फाइल का जो कॉलम था वो ऐड किया है कि हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि जितनी भी फाइल्स हैं वो कितना डेटा ला रही हैं। तो ये था हमारा स्पार्क में डेटा इंजेशन, इंक्रीमेंटल डेटा इंजेशन। और अब आइए हम लोग बात करते हैं स्कीमा इवोल्यूशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं स्कीमा इवोल्यूशन के बारे में। तो स्कीमा इवोल्यूशन बेसिकली क्या है? जैसे इसका नाम है स्कीमा इवॉल्व। तो अ, मान लीजिए कोई भी हमारा डेटा है, जैसे इसमें जो एग्जांपल नेम और एज है, तो कोई भी हमारा डेटा है जब हमने उसे फर्स्ट टाइम लोड किया तो उसमें 2 कॉलम्स थे। तो जो स्कीमा था वो हमारा फिक्स हुआ कि नेम और एज आएगा। अब जब डेटा में कुछ अपडेट्स हुए तो उसमें कॉलम बढ़ गया कंट्री। तो इस केस में अगर हम लोग स्कीमा एवोल्यूशन को हैंडल नहीं करेंगे, तो जो हमारी पाइपलाइन है वो फेल हो जाएगी क्योंकि टेबल का स्कीमा हमारा फिक्स है 2 कॉलम्स और अभी जो सोर्स डेटा आया है उसमें 3 कॉलम्स आ गए हैं। तो इस केस में पाइपलाइन फेल हो जाएगी। इसी को हम लोग स्कीमा एवोल्यूशन कहते हैं और इसको अगर हम अपने कोड के थ्रू हैंडल करते हैं, तो कोई भी नया कॉलम अगर ऐड होता है, तो हमारी पाइपलाइन फेल नहीं होगी। रेदर जैसे इसमें हमारा नेम और एज है, जो भी नई फाइल आएगी अगर उसमें कोई कॉलम आता है डेटा के साथ, तो प्रीवियस जो कॉलम्स होंगे उनमें वो डेटा नल हो जाएगा और जहाँ से वो कॉलम ऐड हुआ है उसमें डेटा पॉपुलेट होने लगेगा। तो इसको भी हम लोग चलिए डेटाब्रिक्स में देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, जिससे आपको और क्लियरिटी है। तो सपोज़ मेरे पास ये 3 फाइल्स हैं अभी, इसको मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। इसी पे हम लोग अपना जो स्कीमा एवोल्यूशन है वो समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा इनिशियल स्कीमा था जिसमें हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल था। मैंने इसके बेसिकली 2 सिंपल वर्जन्स बनाए हैं। तो जो हमारा अगला वर्जन है उसमें मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है और जो वर्जन 3 है, इसमें मैंने इसमें कंट्री ऐड कर दी है। तो आइए पहले हम देखेंगे जो मैंने एक्जिस्टिंग आपको स्ट्रीम रीड और राइट का कोड बताया था, उससे अगर हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो क्या एरर आएगी। तो अगर हम लोग इस कोड पे जाएँ, तो इसमें हमने कहीं भी स्कीमा एवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करी है या मर्ज स्कीमा के बारे में बात नहीं करी है। तो इस केस में अगर हमारी फ़ाइल में कोई भी डेटा चेंज होगा, तो हमारी पाइपलाइन फ़ेल हो जाएगी। तो अब इसको देखते हैं कि हम लोग हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि हमारी पाइपलाइन स्कीमा एवोल्यूशन हैंडल कर पाए। तो इसमें हमें बहुत छोटे-छोटे 2 चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैंने इस फ़ाइल को मैंने पार्के से सीएसवी कर लिया है और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। अब ये स्कीमा एवोल्यूशन मोड और इसमें हम लोग ऐड न्यू कॉलम्स कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो न्यू कॉलम्स होगा वो ऑटोमैटिक ऐड होता जाएगा। मैं इसे यूज़र डेटा, ये मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया है स्कीमा एवोल्यूशन। मैं लोड में यहाँ का पाथ डाल दूँगा। और हम लोग मर्ज स्कीमा ट्रू करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग मर्ज स्कीमा राइट करते समय ट्रू नहीं करेंगे, तो रीड करते टाइम तो हमारे पास नए कॉलम्स आ जाएँगे, बट राइट करने में वो हमें एरर दे देगा कि ये कॉलम एक्सिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी पाइपलाइन फेल हो सकती है।
तो हमें यहाँ पे बेसिकली अभी स्कीमा लोकेशन भी चेंज करनी है, हमें अपना चेक पॉइंट भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं 2 और फ़ोल्डर्स बनाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये यूज़र डेटा फ़ोल्डर मैंने बनाया है, ये एम्प्टी है। तो बेसिकली इसमें मैं एक-एक करके फाइल्स डालूँगा जिससे हम लोग ईज़िली देख पाएँ स्कीमा इवोल्यूशन की कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर हमें अपने वॉल्यूम्स में कोई भी फ़ाइल मूव करनी है तो हम लोग मैजिक कमांड dbutils.fs.rm यूज़ करते हैं, .mv एमवी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपना सोर्स पाथ देंगे, जो कि है user1 वाली फ़ाइल और इसको मैं डेस्टिनेशन में फ़ोल्डर का पाथ दूँगा। तो मैंने ऐसे लोड में वो पाथ दिया है। तो आप देख सकते हैं यूज़र वाली फ़ाइल हमारे पास यूज़र डेटा फ़ोल्डर में आ गई है। अब हम लोग अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट यूज़र फ़ाइल थी वो राइट कर दूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। यहाँ पे हमने अपना प्रीवियस कोड उठाया था तो उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स बने आ गए, इंजेक्शन और सोर्स फ़ाइल। चलिए कोई बात नहीं। और एक हमारे पास रेस्क्यू डेटा ऑप्शन आता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कब पॉपुलेट होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग स्कीमा इवोल्यूशन में रेस्क्यू कॉलम ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारा नया कॉलम आएगा वो रेदर देन टेबल में पॉपुलेट होने की जगह एक जेसन फॉर्मेट में हमें अपने रेस्क्यू डेटा फ़ोल्डर में कॉलम में मिल जाता है। तो आइए अब इसको सेकंड यूज़र वाले फ़ाइल के लिए रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेज़ आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 हमारे पास नए कॉलम्स आ गए हैं। मैं इनके नेम्स एक्चुअली सेम रख दिए बट मैं ध्यान रखूँगा आगे से कि कोई भी ऐसी चीज़ हम करें तो इसको मैं नाम अलग-अलग रखूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ोन नंबर भी ऐड हो गए हैं। तो और जो हमारे पास प्रीवियस डेटा था, आप फ़ाइल नेम भी देख सकते हैं, प्रीवियस डेटा था वहाँ हमारा वो कॉलम नल हो गया है और नया जो डेटा उसके साथ आया था उसमें हमारा डेटा पॉपुलेटेड है। तो अब जो हमारा थर्ड सीएसवी फ़ाइल है, उस हम लोग अब उसको मूव करके फिर से एक बार पाइपलाइन रन करके हैं और देखते हैं, सेम चेंजेस हमें दिखेंगे। जो हमारा कंट्री वाला कॉलम ऐड होगा बेसिकली, तो उसमें हमारे जो प्रीवियस 6 रिकॉर्ड्स हैं, वो नल रहेंगे और जो नए 3 रिकॉर्ड्स हैं, उनमें डेटा रहेगा। ये कुछ ट्रिगर की वजह से एरर आ रहा है। मैं इसको भी एक बार अभी आपको बताऊँगा कि अवेलेबल नाउ हमने ट्रू करा हुआ है। बेसिकली आप ये देख सकते हैं, जो भी हमारा यूज़र 3 का फ़ाइल आया है, उसमें हमारे पास कंट्री पॉपुलेटेड है और जो प्रीवियस फ़ाइल्स थी, उसमें कंट्री पॉपुलेटेड नहीं है। तो ये था स्कीमा इवोल्यूशन और इंक्रीमेंटल डेटा लोड के बारे में आज हमने सीखा। और ये जो भी फाइल्स मैंने इसमें यूज़ करी हैं, ये मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगा। और आशा है आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बने रहिएगा डेटाब्रिक्स सीरीज़ में, आगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होपफुली हम लोग मेडिसिन आर्किटेक्चर कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।